हेलो दोस्तों, इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे केशवानंद भारतीवाद 1973। देखिए, ये जो मामला है वो इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि जो इस निर्णय को 47 साल हो गए हैं। 23 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आया था। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले इस निर्णय की पृष्ठभूमि, उसके बाद में केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया था उसको पढ़ेंगे, फिर इस निर्णय का प्रभाव देखेंगे, साथ ही साथ संविधान का जो आधारभूत ढांचा है एवं उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 क्या हैं। देखिए, जो संविधान का भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 12 आता है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। इस आर्टिकल में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार व विधानमंडल एवं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर एवं उसके नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। देखिए, ये जो राज्य की परिभाषा है वो केवल मूल अधिकारों से ही संबद्ध है, ठीक है, इसी से संबंधित है। आर्टिकल 13 में जो है वो विधियों का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 13(1) में जो विधियां हैं वो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले की हैं, लेकिन ये विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगी। और आर्टिकल 13(2) में वैसी विधियां हैं जो राज्य संविधान लागू होने के पश्चात बनाया है, और वो विधियां भी जो हैं वो उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगी। देखिए, विधि के अंतर्गत जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, प्रथा या विनिमय आता है। देखिए, 24वां संविधान संशोधन जो 1971 था उसके माध्यम से 13(4) जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधनों पर लागू नहीं होगी। इस लाइन को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे लेक्चर में इसको जरूर समझ लेंगे जब मैं पूरी तरीके से इस टॉपिक को बाइंड करूंगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा पिछली 2 स्लाइडों में कि आर्टिकल 12 का संबंध राज्य की परिभाषा से है और आर्टिकल 13 का संबंध जो है वो विधियों से है। चलिए अब देखते हैं संविधान का संशोधन। देखिए, संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संसद को इसके संशोधन की शक्ति प्राप्त है, और ये संविधान का संशोधन भाग 20 में है संविधान के। देखिए, जो भारतीय संविधान है वो केवल संसद को अधिकार देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। इन स्लाइडों को, अगर इन आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये पूर्णतया संविधान से लिए गए हैं आर्टिकल, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा सिंपल और सरल लैंग्वेज में कि आर्टिकल 368(1) और आर्टिकल 368(2) क्या है। देखिए, संविधान संशोधन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक साधारण बहुमत से, एक जो है विशेष बहुमत से, और एक जो है वो विशेष प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। इन दोनों का संबंध आर्टिकल 368 से है, इसका संबंध आर्टिकल 368 से नहीं है। देखिए, साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 1 में होता है, आर्टिकल 169 में होता है, या जो अभी आपने देखा होगा कि संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजेस की संख्या बढ़ाई गई है, ये सब साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन है। ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से होने वाले संशोधन आते हैं। जहाँ पे संघीय ढांचे का सवाल होता है वहाँ पे आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी लिया जाता है, और जहाँ पे संघीय ढांचे की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर जो है वो केवल विशेष बहुमत से ही संशोधन हो जाते हैं। तो इन्हीं का जिक्र जो है इन स्लाइडों में किया गया है। देखिए, जो आधे राज्यों के अनुसमर्थन से होने वाले संविधान संशोधन हैं उनमें कई आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
अनुच्छेद 54 के अंतर्गत कोई अगर संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संविधान संशोधन है, इनमें संशोधन या 7वीं अनुसूची से जुड़े हुए हैं, ये सब क्या है, ये संघीय ढांचे से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ संघीय ढांचे का सवाल होगा वहाँ आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी होगा। साथ ही साथ इसमें एक ये याद रखिएगा, जो 24वां संविधान संशोधन था 1971, इसके अंतर्गत एक बात कही गई थी कि संविधान संशोधन जो है उसके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास अगर ये विधेयक जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होगी। ठीक है, तो इसमें जो है संविधान संशोधन में जो है वो विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने की बाध्यता होती है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, और टॉपिक का नाम जो था केशवानंद भारती मामला, उसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भूमि सुधार लाए गए तो इसके उपलक्ष्य में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई, क्योंकि जो भूमि सुधार सरकार कर रही थी उससे कुछ लोगों के हित बाधित हो रहे थे, और उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो मूल अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट जो हैं वो डीपीएसपी से सर्वोच्च हैं। मतलब कि भूमि सुधारों से कुछ लोगों की संपत्ति के अधिकार को छीना जा रहा था, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार जो है वो भूमि सुधारों से अर्थात आर्थिक न्याय के जो उद्देश्य हैं उनसे ऊपर है। तो इस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शून्य करने के लिए संसद जो है प्रथम संविधान संशोधन लाई, जो कि 1951 में आया था। इसके अंतर्गत 31 का और 31 खा जोड़ा गया। 31 का में कहा गया कि जो भूमि सुधार या सामाजिक न्याय से जुड़े कोई भी कानून अगर राज्य बनाता है तो इस आधार पर वो शून्य नहीं होगा कि वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है। और 31 खा में से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि 31 खा प्रथम संविधान संशोधन 1951 से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ कि कोई भी अगर विधेयक इस अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो उसकी जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की या न्यायालय की, वो सीमित हो जाएगी। तो प्रथम संविधान संशोधन के बाद में ये निर्णय फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13(2) के अंतर्गत सामान्य विधियां आती हैं, संविधान संशोधन अधिनियम इसमें सम्मिलित नहीं है। अर्थात अगर जो संसद है वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अगर कोई संविधान संशोधन करती है तो, या कोई भी मूल अधिकार को संशोधन करती है कि आर्थिक न्याय के उपलक्ष्य में या डीपीएसपी के संदर्भ में, तो वो कर सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम जो है आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस तरीके से फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, उसको वैधता प्रदान कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी निर्णय को फिर से उसने दोहराया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में। लेकिन उसके बाद में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया 1967 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 13(2) के अंतर्गत सभी विधियां आती हैं। अर्थात जो संसद है वो ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं बना सकती है, ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकती है जो कि मूल अधिकार को न्यून करती हो या उसको शून्य करती हो या उसका हनन करती हो। इस तरीके से उसने कह दिया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता। तो इस निर्णय के प्रभाव को शून्य करने के लिए संसद फिर से एक संविधान संशोधन लाती है, जो कि 24वां संविधान संशोधन 1971 है। इसके तहत वो 13(4) जोड़ती है, जो कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। तो इसमें कहा गया कि 13 की बात 368 पे लागू नहीं होगी, ठीक। और इसके साथ ही साथ 368(3) में भी यही बात दोहराई गई। और इसी साल एक और संशोधन लाया गया, वो था 25वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि 39 खा और 39 गा को अगर प्रभावी बनाने के लिए संसद कोई विधि बनाती है तो इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह 14 जो मूल अधिकार है और 19 या 31 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं इनका हनन करती है या इनको सीमित करती है। तो इस पे जो है 39 खा और 39 गा को इन्होंने संसद ने 14, 19 और 31 पे वरीयता दे दी। अब ये जब मामला 24वें संविधान संशोधन से
से संबंधित जब न्यायपालिका में गया तो उस मामले को कहा गया केशवानंद भारती मामला। ठीक है, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो दिया कि जो 24वां संविधान संशोधन है वो वैध है, अर्थात संसद जो है वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक आधारभूत ढांचे की अवधारणा को भी प्रतिपादित किया। इसके तहत कहा गया कि अगर संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन आर्टिकल 368 के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इस तरीके से इसने इस तरीका का निर्णय दिया कि जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है वो सीमित शक्ति है, अर्थात वो फंडामेंटल राइट्स व अन्य में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद उस भाग में संशोधन नहीं कर सकती है जो कि आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। तो यही था केशवानंद भारती मामले का निर्णय। अब देखिए 39 खा और 39 गा को भी देख लेते हैं। देखिए 39 खा में कहा गया है कि समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण जो है वो राज्य करेगा। ऐसी कुछ नीतियां बनाएगा जिसके माध्यम से जो समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण हो। और 39 गा के तहत कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रण का निषेध भी राज्य अपनी नीतियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो ये 39 खा और 39 गा मेनली आर्थिक न्याय से संबंधित राज्य के कर्तव्यों को उल्लिखित करता है। अब देखते हैं केशवानंद भारती मामले के निर्णय का प्रभाव। देखिए अब केशवानंद भारती के निर्णय को शून्य करने के लिए फिर से संसद 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में 368(4) और 368(5) शामिल करता है। 368(4) कहता है कि संसद अगर किसी भी संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करती है तो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और 368(5) कहता है कि अगर संसद जो है उसकी संशोधन की शक्ति पे कोई भी निर्बंधन नहीं है। अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने 368(4) और 368(5) को अवैध करार दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के खिलाफ है और न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, तो इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वाद में 368(4) और 368(5) को खारिज कर दिया। देखिए न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो संविधान में आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत है। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट से संबंधित है। ये तीनों आर्टिकल जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को व्याख्यायित करते हैं संविधान में। अब देखते हैं संविधान का आधारभूत ढांचा। देखिए संविधान के आधारभूत ढांचे की न्यायपालिका ने कोई निश्चित परिभाषा नहीं बताई है, ना ही जो है संविधान का संविधान है वो आधारभूत ढांचे के बारे में कोई निश्चित परिभाषा देता है। न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों में जिन तत्वों को उल्लिखित किया है उसके आधार पर संविधान के आधारभूत ढांचे के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन, ये भी संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, जो कि केशवानंद भारती मामले में हम लोग देख ही चुके हैं, ये सभी जो हैं वो संविधान के आधारभूत ढांचे के हिस्सा हैं। तो अब निष्कर्ष पे आते हैं कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे के खिलाफ वो संशोधन नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायपालिका नवी अनुसूची में शामिल किसी भी अधिनियम का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में नवी अनुसूची में शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि नवी अनुसूची में जो शामिल पहले के
अधिनियम है उनका अगर न्यायिक पुनर्विलोकन करे तो इससे बहुत जटिलताएं सामने आ सकती थी, इसीलिए उसने 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की सोची, इसीलिए इसने एक डेट दे दी। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो केशवानंद भारती मामला है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जिसको आपको लिखना है। तो क्वेश्चन है, संसद द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताते हुए आधारभूत ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो एक बार इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही अगर आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे पर या ज्वलंत मुद्दे पर आपको मेरी राय चाहिए हो या आपको कोई वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपकी एक कमेंट्स को कंसीडर करके एक नया वीडियो बनाऊंगा करंट के टॉपिक्स पे। तो इस लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।